आज से लगभग 5000 साल पहले इसी धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने समय से कहीं आगे निकलकर ऐसे शहर बसाए जिनकी प्लानिंग और इंजीनियरिंग आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे ये शानदार शहर बसे थे। सीधी सड़कें, 2-3 मंजिला घर और एक ऐसी शानदार ड्रेनेज सिस्टम जिसे बनाने के लिए हम आज भी संघर्ष करते हैं। यह गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए ढकी हुई नालियों का एक ऐसा नेटवर्क बिछा था जो आज भी कई मॉडर्न शहरों के लिए एक सपना है। ये लोग कौन थे, कैसे रहते थे, उन्होंने ये सब कैसे कर दिखाया? उनके शहर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे थे, उनका व्यापार दूर मेसोपोटामिया तक फैला था और उनका समाज बेहद ऑर्गेनाइज्ड और शांतिप्रिय लगता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक विशाल सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे बड़े इलाके में फैली थी, अपने शिखर पर पहुंचकर बस गायब हो गई। न युद्ध के कोई बड़े निशान, न राजा महाराजाओं के आलीशान महल या मकबरे, और न ही कोई ऐसी किताब जो उनकी कहानी बता सके। बस एक रहस्यमयी खामोशी जो हजारों सालों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान कर रही है। क्या हुआ था उन लाखों लोगों का? वो कहां चले गए? क्या ये किसी भयानक बाढ़ या सूखे का नतीजा था, किसी महामारी का कहर था, या फिर कोई ऐसा गहरा राज है जो आज तक दुनिया से छिपा हुआ है? आज हम इतिहास के उन्हीं धूल भरे पन्नों को पलटेंगे और आपको ले चलेंगे समय में पीछे, एक ऐसे सफर पर जहां हम उजागर करेंगे हड़प्पा सभ्यता की पूरी कहानी, उनके शानदार उदय से लेकर उनके रहस्यमयी और अचानक हुए पतन तक। अगर आप रहस्यों के शौकीन हैं और भारत के गौरवशाली अतीत की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सच्चाई आपके होश उड़ा देगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम अपने इतिहास के एक अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमें घंटों रिसर्च करनी पड़ती है। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में। उस समय अंग्रेज अफसर और खोजी भारत के कोने कोने की छानबीन कर रहे थे। साल 1826 के आसपास एक ब्रिटिश खोजी चार्ल्स मेसन पंजाब के साहिवाल जिले के पास से गुजर रहे थे। उनकी नजर एक वीरान जगह पर बने ऊंचे टीले पर पड़ी, जिसके चारों ओर अजीब तरह की पकी हुई ईंटें बिखरी थीं। गांव वाले उन ईंटों को भगवान का दिया तोहफा मानकर अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मेसन ने अपनी किताब में इसका जिक्र तो किया, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई दशक बीत गए। साल 1856 में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन और विलियम बर्टन कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ट्रैक के लिए उन्हें पत्थरों की जरूरत पड़ी। तभी किसी ने उन्हें पास के गांव हड़प्पा के खंडहरों के बारे में बताया, जहां हजारों की संख्या में बेहतरीन पकी हुई ईंटें मौजूद थीं। बर्टन बंधुओं के लिए तो ये जैसे खजाना था। उन्होंने बिना सोचे समझे उन प्राचीन ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाना शुरू कर दिया। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक के सबूतों को हमेशा के लिए मिटा रहे थे। इस घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1850 और 1870 के दशक में कई बार इस जगह का दौरा किया। उन्हें वहां से कुछ अनोखी मोहरें मिली, जिन पर एक अनजान लिपि में कुछ लिखा था और एक बैल की तस्वीर बनी थी। कनिंघम इन चीजों की अहमियत तो समझ गए थे, लेकिन वो भी इसकी विशालता और प्राचीनता का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। असली तूफान तो 20वीं सदी में आया। साल 1921 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा में एक व्यवस्थित खुदाई शुरू की। जैसे जैसे जमीन की परतें हटीं, एक पूरे के पूरे शहर का नक्शा उभरने लगा। सुनियोजित सड़कें, घरों की लाइनें, नालियां। ये कोई मामूली गांव नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही साल 1922 में हड़प्पा से लगभग 590 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में एक और पुरातत्ववेत्ता राखालदास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खोज कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें स्तूप के नीचे वैसी ही मोहरें और ईंटें मिली जैसी हड़प्पा में मिली थीं। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना जॉन मार्शल को दी। जब मार्शल ने दोनों जगहों से मिली चीजों का मिलान किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने ऐलान किया, ये कोई अलग थलग शहर नहीं है, ये एक ही महान और प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है। उस दूसरे शहर का नाम था मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में मतलब है मुर्दों का टीला। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां एक टीले पर बड़ी संख्या में इंसानी कंकाल मिले थे। इस खोज ने भारतीय इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया।
दुनिया को पता चला कि जिस समय मिस्र और मेसोपोटामिया में महान सभ्यताएं पनप रही थीं, ठीक उसी समय भारत में भी एक कांस्य युगीन शहरी सभ्यता अपने शिखर पर थी। इसके बाद तो जैसे खोजों की झड़ी लग गई, एक के बाद एक शहर मिलने लगे। गुजरात में लोथल और धोलावीरा, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी और पाकिस्तान में चन्हूदड़ो। आज तक इस सभ्यता के 1500 से ज्यादा ठिकाने खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 900 से ज्यादा भारत में हैं। लेकिन सवाल ये था, ये लोग कौन थे? ये सभ्यता आई कहां से? क्या ये अचानक ही पैदा हो गई थी? इस सवाल का जवाब हमें और भी पीछे ले जाता है, एक ऐसी जगह पर जहां इस महान सभ्यता के बीज बोए गए थे। हड़प्पा सभ्यता किसी शून्य से पैदा नहीं हुई थी। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, जो हमें नवपाषाण काल तक ले जाती हैं। कहानी शुरू होती है आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बसे मेहरगढ़ नाम की एक जगह से। ये बोलन नदी के पास एक उपजाऊ मैदान में बसा एक प्राचीन स्थल है, जिसे हड़प्पा सभ्यता का अग्रदूत या बीज माना जाता है। आज से लगभग 9000 साल पहले, यानी 7000 ईसा पूर्व के आसपास, मेहरगढ़ में दक्षिण एशिया के कुछ शुरुआती किसानों और पशुपालकों ने बसना शुरू किया। ये लोग शिकारी जीवन छोड़कर एक स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने दुनिया में पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाईं और भेड़, बकरियां और मवेशी पालना शुरू किया। शुरुआत में वे मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने साधारण घरों में रहते थे। हजारों सालों तक मेहरगढ़ धीरे धीरे विकसित होता रहा। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, औजार बनाने में महारत हासिल की और यहाँ तक कि कुछ कब्रों में मृतकों के साथ औजार, गहने और बलि दी गई बकरियों को भी दफनाया गया है, जो दिखाता है कि वे शायद मौत के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे। मेहरगढ़ कोई अकेला चमकता सितारा नहीं था। धीरे धीरे इन संस्कृतियों का ज्ञान और तकनीक सिंधु और उसकी सहायक नदियों के विशाल और उपजाऊ मैदानों की ओर फैलने लगी। लगभग 3300 ईसा पूर्व तक हम एक नए दौर में आते हैं, जिसे प्रारंभिक हड़प्पा चरण यानी अर्ली हड़प्पा फेज कहा जाता है। इस दौरान छोटे छोटे गांव बड़े कस्बों में बदलने लगे। इन लोगों ने वो कई जरूरी चीजें सीखीं जो आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता की पहचान बनी। उन्होंने पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल शुरू किया, जो बाढ़ और मौसम की मार झेलने में ज्यादा मजबूत थीं। उनके मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत डिजाइन बनने लगे और उन्होंने तांबे और कांसे जैसी धातुओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। एक तरह का ट्रेड नेटवर्क भी बनने लगा था, जिससे कीमती पत्थर जैसे लाजवर्द यानी लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से और दूसरा कच्चा माल दूर दराज के इलाकों से यहां पहुंचने लगा। इस दौर की एक और खासियत थी, सुरक्षा पर बढ़ता जोर। कई बस्तियों के चारों ओर दीवारें बनाई जाने लगीं, जो शायद बाहरी हमलों या जानवरों से बचाव के लिए थीं। ये शुरुआती दौर लगभग 700 सालों तक चला। ये एक तरह से तैयारी का समय था। लोगों ने नई तकनीकें सीखीं, समाज बनाया और व्यापार करना सीखा। उन्होंने वो नींव तैयार की जिस पर एक शानदार शहरी सभ्यता की इमारत खड़ी होने वाली थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस विकास की रफ्तार को अचानक तेज कर दिया। एक ऐसी क्रांति हुई जिसने इन छोटे छोटे कस्बों को दुनिया के सबसे सुनियोजित महानगरों में बदल दिया। आखिर वो क्या था? ये हमें हड़प्पा सभ्यता के सबसे शानदार दौर में ले जाता है, परिपक्व हड़प्पा चरण। लगभग 2600 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में एक असाधारण शहरीकरण का विस्फोट हुआ। यही वो समय है जिसे हम परिपक्व हड़प्पा चरण के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता का स्वर्ण युग था, जो करीब 700 सालों तक चला। इस दौरान यह सभ्यता अपने शिखर पर पहुंची और एक विशाल इलाके में फैल गई। इसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान सीमा तक। यह उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। इस विशाल साम्राज्य में हजारों बस्तियां थीं, जिनमें गांव, कस्बे और विशाल महानगर शामिल थे। तो चलिए मेरे साथ समय में 4500 साल पीछे चलिए और इस सभ्यता के सबसे मशहूर शहर मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हैं, ये देखने के लिए कि यह स्वर्ण युग असल में कैसा दिखता था। जैसे ही हम शहर में घुसते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें हैरान करती है वो है इसका अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित लेआउट। यहाँ कोई टेढ़ी मेढ़ी या तंग गलियां नहीं है। पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बना है, जैसे किसी ने स्केल और कंपास से इसका नक्शा बनाया हो। मुख्य सड़कें एकदम सीधी हैं, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। पूरा शहर मुख्य तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिमी हिस्सा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसे पुरातत्वविद गढ़ या दुर्ग यानी सिटडेल कहते हैं। ऐसा लगता है कि यह शहर का प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र था। पूर्वी हिस्सा, जिसे निचला शहर यानी लोअर टाउन कहा जाता है,
ज्यादा बड़ा है, जहां आम लोग रहते थे। अब हम निचले शहर की एक गली में चलते हैं। हमारे दोनों ओर पकी हुई ईंटों से बने घर हैं। यहाँ की हर ईंट एक स्टैंडर्ड साइज और अनुपात की है, चाहे वो मोहनजोदड़ो में हो या 600 किलोमीटर दूर हड़प्पा में। ये सबूत है कि पूरी सभ्यता में निर्माण के लिए एक जैसे नियम थे। ज्यादातर घर 2 या 3 मंजिला हैं। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि साइड की गलियों में खुलते हैं, शायद प्राइवेसी और सड़क की धूल से बचने के लिए। हम एक घर के अंदर झांकते हैं। घर का डिजाइन एक सेंट्रल आंगन के चारों ओर बना है, जिसके चारों तरफ कमरे हैं। लगभग हर घर में एक अलग रसोई, एक बाथरूम और एक निजी कुआं है। और सबसे हैरान करने वाली बात, हर घर में एक टॉयलेट भी है, जो एक ढकी हुई नाली से जुड़ा हुआ है। अब हम गढ़ वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा स्वागत एक विशाल संरचना करती है, महान स्नानागार। ये एक बड़ा आयताकार कुंड है, लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा। पानी के रिसाव को रोकने के लिए दीवारों पर जिप्सम और बिटुमेन की मोटी परत चढ़ाई गई है। पास के कुएं से इसमें पानी भरा जाता था और गंदे पानी को निकालने के लिए अलग नाली थी। इसका असली मकसद क्या था, ये एक राज है। शायद ये किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। गढ़ में ही है एक और विशाल इमारत मिलती है, अन्नागार। ये ईंटों से बनी एक भारी संरचना है, जिसमें हवा के आने जाने के लिए खास रास्ते बने हैं। इसका मकसद शायद पूरे शहर के लिए अनाज स्टोर करना था। ये एक शक्तिशाली केंद्रीय प्रशासन का प्रतीक है, जो टैक्स के रूप में अनाज इकट्ठा करता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। उनकी जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एडवांस्ड सफाई प्रणालियों में से एक है। हर घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी। ये नालियां पकी ईंटों से बनी थीं और ऊपर से ढकी हुई थीं ताकि गंदगी न फैले। थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल भी बनाए गए थे ताकि उनकी सफाई हो सके। ऐसी व्यवस्था उस समय दुनिया में कहीं और नहीं थी। मोहनजोदड़ो की ये यात्रा हमें दिखाती है कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं थी, बल्कि ये सोच, योजना और दूरदर्शिता का एक जीता जागता सबूत थी। लेकिन सवाल ये है कि इन शानदार शहरों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। शहरों की शान शौकत से परे हड़प्पा वासियों का जीवन मेहनत और शानदार कारीगरी से भरा था। उनकी सामाजिक बनावट, अर्थव्यवस्था और आदतें उतनी ही एडवांस्ड थीं जितनी उनकी शहर बनाने की योजना। तो आखिर उनका समाज और जीवन शैली कैसा था? वे क्या पहनते थे? हड़प्पा के लोग दुनिया में कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले पहले लोगों में से थे। मोहनजोदड़ो से चांदी के एक बर्तन से लिपटा सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। मूर्तियां दिखाती हैं कि पुरुष एक शॉल की तरह कपड़ा ओढ़ते थे, जबकि महिलाएं शायद स्कर्ट पहनती थीं। औरत और मर्द दोनों ही गहनों के शौकीन थे। अमीर लोग सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से बने हार, कंगन और झुमके पहनते थे, जबकि गरीब लोग मिट्टी, हड्डी और सीप के गहने पहनते थे। उनके खाने पीने में भी काफी विविधता थी। वे किसान थे जो मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे। इसके अलावा मटर, तिल और सरसों की भी खेती होती थी। गुजरात के लोथल जैसे इलाकों से चावल के भी सबूत मिले हैं। वे मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर पालते थे, जिनसे उन्हें दूध और मांस मिलता था। बच्चों के मनोरंजन के लिए मिट्टी के ढेरों खिलौने मिले हैं, जैसे कि बैलगाड़ियां, सीटियां और छोटे छोटे पासे, जो आज के लूडो के पासों से काफी मिलते जुलते हैं। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन उनकी दौलत का असली राज था उनका विशाल व्यापार नेटवर्क। वे न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार करते थे। हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, ओमान और बहरीन जैसी दूर की सभ्यताओं से थे। इसका सबसे बड़ा केंद्र था गुजरात का लोथल, जो एक शानदार बंदरगाह शहर था। यहाँ पुरातत्वविदों को एक विशाल डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा मिला है, जो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डॉकयार्ड में से एक है। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है, जहां से वे कीमती पत्थर, तांबा, सोना और लकड़ी जैसी चीजें मंगाते थे। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था। बदले में हड़प्पावासी शायद सूती कपड़े और अनाज जैसी चीजें बेचते होंगे। इस व्यापार को आसान बनाने के लिए उन्होंने वजन और माप की एक सटीक बाट और माप प्रणाली विकसित की थी। पूरी सभ्यता में एक ही तरह के स्टैंडर्ड बाट मिले हैं, जो चर्ट नाम के पत्थर से बने होते थे और 16 के गुणकों पर आधारित थे। ये एक रूपता एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के बिना संभव नहीं थी। हड़प्पावासी कमाल के कारीगर थे। वे चाक पर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो अक्सर लाल रंग के होते थे
और जिन पर काले रंग से पेड़ पौधों और जानवरों के चित्र बने होते थे। चन्हू-दड़ों और लोथल मनका बनाने के बड़े केंद्र थे। वे कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों से तरह तरह के डिजाइन वाले मनके बनाते थे। वे तांबे और कांसे के कुशल कारीगर थे। वे इन धातुओं को पिघलाकर औजार, हथियार और मूर्तियां बनाते थे। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की नृत्य करती लड़की की मूर्ति इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास कलाकृतियां हैं उनकी मोहरें। ये ज्यादातर सेलखड़ी यानी स्टीटाइट नाम के नरम पत्थर से बनी होती थीं। इन पर जानवरों जैसे एक सींग वाला बैल, हाथी, बाघ की शानदार तस्वीरें और एक रहस्यमयी लिपि में कुछ लिखा होता था। इन मोहरों का इस्तेमाल शायद व्यापार में सामान की गांठों पर ठप्पा लगाने के लिए किया जाता था। ये जीवन शैली एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाती है जो शांतिपूर्ण, अमीर और बहुत व्यवस्थित था। लेकिन उनकी जिंदगी का एक पहलू ऐसा है जो आज भी सबसे बड़े रहस्य में डूबा हुआ है, उनके विश्वास, उनकी भाषा और उनका शासन। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो हम नहीं जानते। उनके शहरों की ईंट ईंट उनके जीवन की कहानी कहती है, लेकिन उनके विचार और उनके विश्वास एक गहरे रहस्य में लिपटे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि। उन्होंने लिखने की कला विकसित कर ली थी, ये हम जानते हैं क्योंकि उनकी हजारों मोहरों, तांबे की पट्टियों और बर्तनों पर छोटे छोटे लेख मिले हैं। इस लिपि में लगभग 400 से 500 अनोखे चिन्ह हैं जो किसी मछली, पक्षी या इंसान की शक्ल से मिलते जुलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लेकिन इन चिन्हों का मतलब क्या है? वे कौन सी भाषा बोलते थे? इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। हमें कोई लंबी किताब या राजा का फरमान नहीं मिला है, न ही हमें मिस्र के रोसेटा स्टोन जैसा कोई द्विभाषी लेख मिला है जिसकी मदद से लिपि को समझा जा सके। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती तब तक हड़प्पावासी खुद अपनी कहानी नहीं बता सकते। उनके धार्मिक विश्वासों को समझना भी उतना ही मुश्किल है। हड़प्पा के किसी भी शहर में कोई मंदिर जैसी पक्की इमारत नहीं मिली है जैसा कि मिस्र या मेसोपोटामिया में होता था। फिर भी कुछ सुराग हैं जो उनके विश्वासों की ओर इशारा करते हैं। खुदाई में बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी औरतों की मूर्तियां मिली हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि वे शायद धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। मोहनजोदड़ो से एक मशहूर मोहर मिली है जिसे पशुपति मोहर कहते हैं। इस पर एक व्यक्ति योग की मुद्रा में बैठा है जिसके 3 सिर और सींग हैं। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे जानवर हैं। कई इतिहासकार इसकी तुलना हिंदू धर्म के देवता शिव के पशुपति रूप से करते हैं। मोहरों पर एक सींग वाले बैल की तस्वीर सबसे आम है। इसके अलावा कुबड़ वाला सांड भी महत्वपूर्ण था। पीपल के पेड़ को भी पवित्र माना जाता था, जैसा कि कई मोहरों पर दिखता है। कालीबंगा और लोथल जैसे स्थलों पर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जो किसी तरह के अग्नि अनुष्ठान या यज्ञ की ओर इशारा करती हैं। स्वास्तिक का चिन्ह भी हड़प्पा की कई मोहरों पर मिला है जिसका संबंध शायद सूर्य पूजा या सौभाग्य से रहा होगा। वे मृतकों का अंतिम संस्कार ज्यादातर दफनाकर करते थे। कुछ कब्रों में शवों के साथ मिट्टी के बर्तन और गहने भी मिले हैं जो मृत्यु के बाद के जीवन में उनके विश्वास को दिखाता है। तो आखिरकार वहां का राजा कौन था? ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल है कि इतने विशाल और व्यवस्थित साम्राज्य पर शासन कौन करता था? शहरों की सटीक प्लानिंग, ईंटों का एक जैसा आकार और एक विशाल व्यापार नेटवर्क, ये सब एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के बिना नामुमकिन लगता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमें राजाओं के कोई सबूत नहीं मिलते। मेसोपोटामिया और मिस्र के उलट यहां कोई आलीशान शाही महल या मकबरे नहीं हैं। मोहनजोदड़ो से एक पुजारी जैसी दिखने वाली छोटी मूर्ति मिली है जिसे पुजारी राजा यानी प्रीस्ट किंग कहा जाता है, पर यह सिर्फ एक अंदाजा है। तो फिर सत्ता किसके हाथ में थी? विद्वानों के कई सिद्धांत हैं। कोई एक शासक नहीं था। कुछ का मानना है कि हर बड़े शहर का अपना अलग शासक था। व्यापारियों का शासन। एक और थियरी यह है कि सत्ता किसी राजा के पास नहीं बल्कि अमीर व्यापारियों की एक समिति के हाथों में थी। पुजारियों का शासन। पुजारी राजा की मूर्ति इस ओर इशारा करती है कि समाज पर पुजारियों का राज था जो धर्म के जरिए समाज को कंट्रोल करते थे। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि यहां हथियारों के बहुत कम सबूत मिले हैं। ऐसा लगता है कि यह एक काफी शांतिप्रिय समाज था। लेकिन यह स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहा। लगभग 700 सालों की शानदार समृद्धि के बाद संकट के बादल मंडराने लगे और ये महान सभ्यता अपने पतन की ओर बढ़ने लगी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा के महान शहरों में पतन के लक्षण दिखने लगे। ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी जो कई पीढ़ियों तक चली। शहर सिकुड़ने लगे, व्यापार ठप हो गया और लोग इन प्राचीन महानगरों को छोड़कर जाने लगे।
आखिरकार लगभग 1300 ईसा पूर्व तक ये महान सभ्यता सिर्फ एक याद बनकर रह गई। तो आखिर हुआ क्या था? इतनी एडवांस्ड और विशाल सभ्यता कैसे ढह गई? शुरुआत में सबसे पॉपुलर थ्योरी आर्यों के आक्रमण की थी। कहा गया कि मध्य एशिया से आए आर्यों ने हड़प्पा के शहरों को तबाह कर दिया। इसके सबूत के तौर पर मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकालों का हवाला दिया गया, लेकिन बाद की रिसर्च ने इस थ्योरी को लगभग पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल किसी एक जगह पर नरसंहार का सबूत नहीं देते। साथ ही पूरे हड़प्पा क्षेत्र में किसी बड़े युद्ध या विनाश के कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण की कहानी एक मिथक थी। आज हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे मजबूत कारण जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु और एक और महान नदी सरस्वती, जो आज की घग्गर और हकरा के किनारे फली फूली थी, ये नदियां उनकी जीवन रेखा थी। लेकिन लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस इलाके का मौसम बदलने लगा। मॉनसून का पैटर्न बदल गया, बारिश में भारी कमी आई, जिससे ये क्षेत्र धीरे धीरे सूखने लगा। जब खेत सूखने लगे तो शहरों को खिलाने के लिए अनाज उगाना नामुमकिन हो गया। जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर नदियों पर पड़ा। भूतात्विक बदलावों जैसे भूकंप के कारण नदियों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या सूख गईं। पौराणिक सरस्वती नदी, जिसके किनारे हड़प्पा की कई बस्तियां थीं, धीरे धीरे सूखकर रेगिस्तान में खो गईं। सिंधु नदी ने भी अपना रास्ता बदल दिया, जिससे मोहनजोदड़ो जैसे कई शहर पानी से दूर हो गए। विडंबना देखिए, जहां कुछ इलाके सूखे की मार झेल रहे थे, वहीं कुछ इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ रही थी। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो जैसे शहरों में बाढ़ की गाद की कई परतें मिली हैं, जो दिखाती हैं कि इन शहरों को बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ा। इन प्राकृतिक आपदाओं का मिला जुला असर बहुत विनाशकारी हुआ। खेती बर्बाद हो गई, जिससे भोजन की कमी हो गई। व्यापार के रास्ते बंद हो गए, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जलवायु परिवर्तन मुख्य विलेन था, पर कुछ और वजहें भी थीं। बढ़ती आबादी ने शायद स्थानीय संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। जंगलों की कटाई और जमीन के अत्यधिक उपयोग ने उसे बंजर बना दिया होगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि मलेरिया या हैजा जैसी किसी महामारी ने भी बड़ी आबादी को खत्म करने में भूमिका निभाई होगी। ये सब मिलकर एक घातक कॉकटेल बन गए। ये एक धीमी मौत थी। लोग भूखे थे, उनके शहर या तो डूब रहे थे या सूख रहे थे। उनके पास इन महान शहरों को छोड़कर कहीं और जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वे पूर्व और दक्षिण की ओर, गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात के छोटे छोटे गांवों की ओर चले गए। वे गायब नहीं हुए, बल्कि अपनी शहरी पहचान खोकर छोटे कृषि समुदायों में घुल मिल गए। इस तरह एक महान सभ्यता का अंत हो गया। तलवार या आग से नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज से। हड़प्पा की कहानी सिर्फ अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक शक्तिशाली चेतावनी भी है। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता की कहानी, रेत के टीलों के नीचे दबे एक साम्राज्य की गाथा। हमने उनकी शानदार खोज से लेकर उनके भविष्य जैसे शहरों की गलियों में घूमने तक का सफर तय किया, और अंत में उनके पतन के पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश की। हड़प्पा की विरासत क्या है? ये सिर्फ खंडहर हो चुके शहर और एक अनपढ़ी लिपि नहीं है। उनकी विरासत उन विचारों में है जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है। सिटी प्लानिंग का आइडिया, सफाई का महत्व, स्टैंडर्ड वजन माप की प्रणाली, कपास की खेती और शायद योग और ध्यान की शुरुआती परंपराएं, ये सब उनकी देन हो सकती हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी और गौरवशाली हैं। राखी गढ़ी और धोलावीरा जैसे स्थलों पर आज भी खुदाई जारी है, और हर नई खोज इस कहानी में एक नया पन्ना जोड़ रही है। लेकिन हड़प्पा की कहानी एक चेतावनी भी है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, प्रकृति के सामने कितनी नाजुक होती है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन का सामना किया और अंत में हार गए। आज जब हम खुद एक ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और हमारे शहर प्रदूषण से जूझ रहे हैं, तो हड़प्पा का पतन एक गूंजती हुई चेतावनी की तरह लगता है। क्या हम अपने अतीत से सीखेंगे, या हम भी वही गलतियां दोहराने के लिए मजबूर हैं? हड़प्पा का सबसे बड़ा रहस्य शायद ये नहीं है कि वे कैसे गायब हो गए, बल्कि ये है कि क्या हम उनकी खामोश चेतावनी को समय रहते सुन पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको भारत के इस रहस्यमयी और गौरवशाली अतीत का ये सफर पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी को जान सकें। आपके हिसाब से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उनकी अनपढ़ी लिपि, उनके गायब राजा,
या उनके पतन का कारण, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों और अविश्वसनीय कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हमारे अगले रोमांचक सफर में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।